डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल SRS क्लासेज में। और मैं आज आप लोग को जो थॉमस ग्रे की फेमस पोयम है फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये क्लास 12th पोइट्री का चौथा चैप्टर है जिसका नेम है फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो कि कंपोज किया गया है थॉमस ग्रे द्वारा। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आप लोग को अबाउट द पोयम के बारे में बता दूं कि संध्या का समय है। कवि एक देहात के कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है और जो कवि के सामने निर्धन एवं अज्ञात व्यक्तियों की कब्रें हैं। और गरीबी के अभाव के कारण जो व्यक्तियों की प्रतिभा है वो सदैव दबी रही। व्यक्तियों के अंतर्गत प्रतिभा तो बहुत थी, लेकिन धन के अभाव के कारण वो उभर नहीं पाई, बाहर नहीं आ पाई। तो प्रस्तुत जो कविता है उसमें कवि ने ऐसे ही अभावों से पीड़ित लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं से पोइट्री की स्टार्टिंग होती है। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू मतलब गिरजाघर का घंटा और टोल्स मतलब बजता है। तो द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, गिरजाघर का घंटा बजता है जिससे यह ज्ञात होता है कि जो दिन है उसका समापन हो चुका है। द लोइंग हर्ड वाइंडली स्लोली ओवर द ली। लोइंग मतलब रंभाते हुए, हर्ड मतलब पशुओं का झुंड और ली मतलब चारागाह। तो द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, जो पशु हैं वो रंभाते हुए और धीरे धीरे घर की ओर चलने लगे हैं। रंभाते हुए फ्रेंड्स बता दूं कि जब पशु चारागाह पर अपना भोजन कर लेते हैं तो घर की तरफ जब अपने लौटते हैं तो झूमते हुए मस्ती में आते हैं, तो उसी को रंभाते हुए बोलते। द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, जो पशु हैं पशु रंभाते हुए चारागाह से घर की ओर चलने लगे हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली। गिरजाघर का घंटा बजता है जिससे यह ज्ञात होता है कि जो दिन है वो समाप्त हो गया है। पशु रंभाते हुए चारागाह से घर की ओर चलने लगे हैं। द प्लोमैन होमवार्ड प्लाड्स हिज वियरी वे। प्लोमैन मतलब किसान, होमवार्ड मतलब घर, और जो प्लाड्स होता है वो खेतों को बोलते हैं, और वियरी मतलब थका हुआ, और वे मतलब रास्ता। द प्लोमैन होमवार्ड प्लाड्स हिज वियरी वे, जो थके हुए किसान हैं वो अब खेतों से घर की ओर लौट रहे हैं। द प्लोमैन होमवार्ड प्लाट्स हिज वियरी वे, जो थके हुए किसान है वो अब खेतों से घर की ओर लौट रहे हैं। एंड लिव्स द वर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। कब्रिस्तान में अंधकार तथा कवि के अलावा कोई नहीं है। एंड लिव्स द वर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, अर्थात कवि कहते हैं कि जो कब्रिस्तान है वहाँ पर उस समय, रात के समय, अंधकार तथा उनके अलावा कोई और नहीं है। किनके अलावा? थॉमस ग्रे के अलावा और कोई नहीं है। तो फिर एक बार फ्रेंड रिपीट करते हैं। द कर्फ्यू टाल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, जो गिरजाघर का घंटा बजता है जिससे ज्ञात होता है कि जो दिन है उसका समापन हो चुका है। द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, पशु रंभाते हुए चारागाह से घर की ओर चलने लगे हैं। द प्लोमैन होमवार्ड प्लाट्स हिज वियरी वे, थके हुए किसान अब खेतों से लौटकर घर की तरफ धीरे धीरे आ रहे हैं। और जो एंड लिव्स द वर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और कब्रिस्तान में अंधकार तथा कवि के अलावा कोई नहीं है। बीनीथ दोज रग्ड एल्म दैट यू ट्रीज सेड। बीनीथ मतलब फ्रेंड्स नीचे, और रग्ड मतलब पुराने या भद्दे, और एल्म जो है एक प्रकार का वृक्ष होता है, और यू ट्रीज मतलब सदाबहार वृक्ष, और सेड मीन्स छाया। बीनीथ दोज रग्ड एल्म दैट यू ट्रीज सेड, उन पुराने एल्म वृक्ष के नीचे और सदाबहार पेड़ों की छाया में। वेयर हीप्स द टर्फ इन ए मैनी मॉल्डरिंग हीप। टर्फ मीन्स सूखी घास,
वेयर हीप्स द टर्फ इन मैनी ए माउल्डरिंग हीप, जहाँ अनेक छोटी कब्रों पर सूखी घास जमी हुई है। जहाँ अनेक छोटी कब्रों पर फ्रेंड सूखी घास जमी हुई है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड। फॉर एवर लेड मीन्स फ्रेंड्स हमेशा के लिए पड़े हुए हैं, हमेशा के लिए पड़े हुए हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, और उन प्रत्येक छोटी कब्रों में हमेशा के लिए पड़े हुए हैं। कौन पड़ा हुआ है? द रूड फोरफादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप। फोरफादर मीन्स फ्रेंड्स पूर्वज, और हेमलेट मतलब छोटा गांव। तो वो जो गांव वालों के पूर्वज है, जो छोटे गांव वालों के पूर्वज हैं, वह सदैव हमेशा के लिए इस छोटी कब्रों में हमेशा के लिए पड़े हुए हैं। तो फिर एक बार फ्रेंड देखते हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड द रूड फोरफादर ऑफ द हेमलेट स्लीप, और उन प्रत्येक छोटी कब्रों में हमेशा के लिए जो गांव वालों के, छोटे गांव वालों के पूर्वज हैं, वो सदैव हमेशा के लिए वो पड़े हुए हैं उन छोटी कब्रों में। फिर एक बार फ्रेंड रिपीट करते हैं। बीनीथ दोज रग्ड एल्म दैट यू ट्रीज सेड। उन पुराने एल्म वृक्ष के नीचे और सदाबहार पेड़ों की छाया में, वेयर हिप्स द टर्फ इन मैनी अ माल्डरिंग हीप, जहाँ अनेक छोटी कब्रों पर सूखी घास जमी हुई है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड द रूड फोरफादर ऑफ द हेमलेट स्लीप, जहाँ जिस छोटी कब्रों में, प्रत्येक छोटी कब्रों में छोटे गांव वालों के सीधे साधे पूर्वज हमेशा के लिए लेटे हुए हैं, हमेशा के लिए पड़े हुए हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, अर्थात फ्रेंड्स प्रातः काल की ठंडी और सुगंधित हवा की आवाज़। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट सेड। स्वेलो मीन्स फ्रेंड गौरैया, एक पक्षी होती है, उसे बोलते हैं। और ट्विटरिंग मतलब चहचहाना, और स्ट्रा बिल्ट मतलब तिनके से बना हुआ, और सेड मतलब घोंसला। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट सेड, और तिनके के बने घोंसले से गौरैया पक्षी के चहचहाने की आवाज़। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, प्रातःकाल की ठंडी और सुगंधित हवा की आवाज़। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट सेड, और तिनके के बने घोंसले से गौरैया पक्षी के चहचहाने की आवाज़। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन ऑन द इकोइंग हार्न। द कॉक श्रिल क्लैरियन मतलब मुर्गे की तेज आवाज़, मतलब सुबह होता है तो मुर्गा बोलता है ना, तो उसी को मुर्गे की तेज आवाज़। आर द इकोइंग हार्न, अथवा शिकारी की बिगुल ध्वनि, मुर्गे की तेज आवाज़ अथवा शिकारी की बिगुल ध्वनि। नो मोर शैल रोज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, इन पूर्वजों को अपनी कब्रों से कभी भी उठा न पाएगी, अर्थात जो इनके पूर्वज हैं गांव वालों के, उनको अपनी कब्रों से ये कभी भी जगा नहीं पाएगी। तो चलिए फ्रेंड एक बार फिर देखते हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेथिंग मॉर्न, प्रातः काल की ठंडी और सुगंधित हवा की आवाज़। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट सेड, और तिनके के बने घोंसले से गौरैया पक्षी के चहचहाने की आवाज़। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन आर द इकोइंग हार्न, अथवा जो मुर्गे की तेज आवाज़ अथवा जो शिकारी की बिगुल ध्वनि है। नो मोर शैल रोज देम फ्रॉम देयर लॉली बेड, इन पूर्वजों को अपनी कब्रों से कभी भी उठा नहीं पाएगी। फिर एक बार फ्रेंड आपको बताऊं, जो प्रातः काल की सुगंधित वायु की आवाज़, हवा की आवाज़, और जो तिनके के बने घोंसले से गौरैया पक्षी के चहचहाने की आवाज़, मुर्गे की तेज आवाज़ अथवा शिकारी की बिगुल ध्वनि, इनमें से कोई भी आवाज़ जो ये गांव वालों के पूर्वज हैं जो कब्र में पड़े हुए हैं, उनको कभी भी उठा नहीं सकेगी, उठा नहीं सकती है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल।
एम्बिशन मतलब फ्रेंड्स महत्वाकांक्षा होता है, लेकिन यहाँ पर यूज किया जाएगा महत्वाकांक्षी लोग, क्योंकि सेंस दूसरा है। और मॉक मीन्स उपहास, हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। और यूजफुल टॉयल मतलब उपयोगी श्रम, उपयोगी परिश्रम। तो फ्रेंड लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, महत्वाकांक्षी लोगों को इनके उपयोगी परिश्रम का उपहास नहीं करना चाहिए। देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सिक्योर, होमली जॉय मतलब घरेलू आनंद, और जो इनके देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सिक्योर, और इनके घरेलू आनंद और इनके अंधकारपूर्ण भाग्य का उपहास नहीं करना चाहिए। अर्थात फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताऊं कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सिक्योर, महत्वाकांक्षी लोगों को जो कब्र में दफने हुए गरीब लोग हैं उनके कठिन परिश्रम, उनके घरेलू आनंद और उनके अंधकारपूर्ण भाग का उपहास नहीं करना चाहिए। नार ग्रैंडर हियर विथ ए डिसडेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर। ग्रैंडर मतलब फ्रेंड्स बड़े लोग, डिसडेनफुल मतलब घृणा से भरी हुई, और एनाल्स मतलब इतिहास। तो नार ग्रैंडर हियर विथ ए डिसडेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, अर्थात फ्रेंड्स और ना ही बड़े लोगों को इनके छोटे जीवन इतिहास को घृणापूर्वक मुस्कान से सुननी चाहिए। अर्थात फ्रेंड मैं बताऊं आप लोग को कि बड़े लोग मतलब धनी तथा शक्तिशाली व्यक्तियों को इन गरीब व्यक्तियों के छोटे तथा साधारण जीवन इतिहास को घृणा भरी मुस्कान से नहीं सुननी चाहिए। एक बार फ्रेंड रिपीट करें, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सिक्योर, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को कब्र में दफने हुए निर्धन व्यक्तियों के उपयोगी श्रम और उनके घरेलू आनंद तथा अंधकारपूर्ण भाग्य का उपहास नहीं करना चाहिए। धनी तथा शक्तिशाली व्यक्तियों को इन गरीब व्यक्तियों के छोटे तथा साधारण जीवन इतिहास को घृणा भरी मुस्कान से नहीं सुनना चाहिए। द बोस्ट ऑफ हेराल्डरी, द पंप ऑफ पावर। बोस्ट मतलब सेखी बघारने वाले, और हेराल्डरी मतलब ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले, और पंप ऑफ पावर मतलब अपनी शक्ति पर जो अभिमान करता है उसे बोलते हैं, अर्थात अपनी शक्ति पर अभिमान करने वाले को पंप ऑफ पावर बोलते हैं। द बोस्ट ऑफ हेराल्डरी, द पंप ऑफ पावर। द बोस्ट ऑफ हेराल्डरी ऊंचे कुल में जन्म लेकर सेखी बघारने वाले, द पंप ऑफ पावर अपनी शक्ति पर अभिमान करने वाले, एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव अवेट एलाइक थिनविटेबल इनविटेबल हावर। तो फ्रेंड ब्यूटी मतलब सौंदर्य से है, सुंदर व्यक्तियों से अर्थ लिया जाएगा, और जो वेल्थ है यहाँ पर धनवान व्यक्तियों से, और अवेट मतलब प्रतीक्षा करती है, और हावर मतलब यहाँ पर मृत्यु का जो समय होता है उसे का यूज करेंगे। तो एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव अवेट एलाइक इन थिनविटेबल हावर, अर्थात फ्रेंड जो सुंदर व्यक्तियों तथा धनी व्यक्तियों सबकी मृत्यु प्रतीक्षा करती है, अर्थात कहें तो जो मृत्यु के शिकार हैं वे सभी लोग होते हैं। फिर एक बार फ्रेंड रिपीट करें, एंड ऑल दैट ब्यूटी सभी सुंदर लोग, ऑल दैट वेल्थ सभी धनवान लोगों की, अवेट एलाइक थिनविटेबल आवर जो मृत्यु है वो प्रतीक्षा करती है, अर्थात एक न एक दिन मृत्यु के सभी शिकार होते हैं। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। ग्रेव मतलब फ्रेंड्स कब्र, और पाथ मतलब रास्ता। तो द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, और जो वैभव के रास्ते हैं वो कब्र की ओर ही जाते हैं, अर्थात मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, और जो वैभव के रास्ते हैं वो कब्र की ओर ही जाते हैं, अर्थात फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। द बोस्ट ऑफ हेराल्डरी, द पंप ऑफ पावर, एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर ग्रेव, उच्च परिवार में जन्म लेने की सेखी बघारने वाले, अपनी शक्ति पर अभिमान करने वाले,
एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ एवर गेव अवेट लाइक थिनविटेबल हावर। सुंदर व्यक्तियों तथा धनी व्यक्तियों सभी लोगों की जो मृत्यु है वो प्रतीक्षा करती है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। और जो वैभव के रास्ते हैं वो कब्र की ओर ही जाते हैं, अर्थात मृत्यु एक ना एक दिन सबको आनी है, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। अर्थात फ्रेंड फिर एक बार रिपीट करें, उच्च परिवार में जन्म लेकर सेखी बघारने वाले, अपनी शक्ति पर अभिमान करने वाले, सुंदर व्यक्तियों तथा धनी व्यक्तियों सभी लोगों की जो मृत्यु है वो प्रतीक्षा करती है, अर्थात मृत्यु के शिकार सभी न सभी एक दिन होते हैं। और जो वैभव के रास्ते हैं वो कब्र की ओर ही जाते हैं, अर्थात इसका कहने का मतलब है पोएट थॉमस ग्रे जी का कि जो मृत्यु है उसे कोई बच नहीं सकता। तो थैंक्स गाइज।